गुड इवनिंग टू ऑल। एग्जाम व्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पहले बताइए, आवाज ठीक आ रही है? वॉइस क्लियर है सभी को? ठीक है, सब कुछ क्लियर है। ओके, शुरू करते हैं क्लास। इस क्लास का नाम है जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। अच्छा, इससे पहले आप ये बताएं कि कितने स्टूडेंट इस क्लास में ऐसे हैं जिनका +1 और 2 में साइंस था, साइंस सब्जेक्ट था। +1 और 2 में साइंस आप में से कौन कौन पढ़े हैं? 10th लेवल तक तो सभी पढ़ते हैं, वो तो जरूरी है। क्या यहाँ पे +1 +2 में भी था स्टूडेंट कोई जिसने साइंस रखा था? हाँ है, साइंस के है, मतलब साइंस के स्टूडेंट मेरे पास है। ठीक है। अच्छा, ऐसा स्टूडेंट जो जिसने साइंस ना पढ़ी हो 10th के बाद? काफी होंगे, अभी तो मौजूद नहीं है। रिकॉर्डिंग देखने वाले हमारी क्लास में ज्यादा ना, तो रिकॉर्डिंग में तो काफी बोलेंगे कि हम हैं। यहाँ तो जो लाइव हैं वो तो जानते हैं कि भाई क्या है कैसे है। जो नहीं जानते उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो देखो, ये जो साइंस है इससे आता क्या है और इसमें पढ़ना क्या है। ये साइंस एक बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक है, इस बहुत बड़ी ब्रांच के अंदर पढ़ना क्या है, इसमें तो दुनिया भर की बातें लिखी हुई हैं। तो फिर पढ़े क्या? इसके आगे एक वर्ड लगा है, जनरल। जनरल का मतलब ये हुआ आपके आसपास होने वाली ऐसी ऐसी चीजें, या आपके पास रखी हुई ऐसी ऐसी चीजें जिन्हें आपको जानना होगा कि ये चीज कैसे हुई, साइंस के बेसिस पर ये चीज कैसे होती है, या इसमें क्या पाया जाता है। या फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी की बात की जाए, आप कैसे बीमार हुए, कौन सा डिजीज आपको लगा, किस कारण से लगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो जनरल आपके आसपास सराउंडिंग में चीजें हैं, जनरल साइंस उसे ही कहते हैं। और पेपर में डिमांड उसी चीज की आती है जो आपके नजरों के सामने आपको दिख रहा है। कोई हाई फाई गहराई वाली साइंस नहीं पूछी जाएगी यहाँ पे कि आपसे मैं बोलूं कि बताओ एक बड़ा सा, मैं आपको क्या कहूँ, एक केमिकल बोलूं और बताओ खतरनाक सा, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, ऐसा नहीं पूछता। फॉर्मूला भी एग्जाम में वही पूछा जाता है जो जनरल साइंस में यूज होता है आपके डे टू डे लाइफ में। तो जनरल साइंस में हमें वही चीजों को कवर करना है, बहुत गहराई में नहीं उतरना है। जबकि अगर आप देखोगे, हमारे जो 11th क्लास है, हमारी जो 12th क्लास है, जो साइंस पढ़े हैं वो जानते हैं, इसके अंदर जब हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो बहुत अंदर तक डीप में घुस जाते हैं। लेकिन आपका जो एग्जाम है वैसी डिमांड नहीं चाह रहा आपसे कि भाई बहुत अंदर घुस करके चीजों को बाहर निकालो और हमें बताओ बताओ कैसे होता है। या कोई आपसे ये नहीं पूछेगा अंदर जा करके डीएनए के अंदर क्या क्या और चीजें पाई जाती है, ऐसा कौन पूछेगा। आप जब पूछेगा डीएनए का काम क्या है, इसमें मेन मेन चीजें पूछेगा, बस कहने का मतलब ये हुआ मेरा। तो बहुत गहराई में जाकर के चीजें आपसे नहीं पूछी जाती है। ठीक है। दूसरा, इस क्लास में जब मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, आप ध्यान देना, इस क्लास में
मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें मैं यहाँ पर कवर करूंगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट जो पेपर में आते हैं वो मैं यहाँ पे लाऊंगा, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है जनरल साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो इसके लिए अगर आपके पास भी कोई किताब हो तो आप भी साथ साथ उसमें आप अपनी स्टडी को बढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तो मैं पूरी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी हो जाता है कुछ छोटे मोटे पॉइंट ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं मिल पाते और आपको शायद से कवर कर सकते हैं। मैं तो यहाँ से पूरा का पूरा ही कवर करूंगा, ठीक है। चलिए, वो भी करना है, ऐसा नहीं सोचना कि टीचर ही कराएगा तभी हम करेंगे, खुद से भी साथ साथ एफर्ट लगाते चलना है, ठीक है। टीचर मैं तो यहाँ से चीजें आसान कर दूंगा बिल्कुल आपका, ठीक है, इंटरेस्ट आपका पूरा डेवलप कर दूंगा, आपको शौक आ जाएगा, पढ़ने का मजा आ जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना। चलिए, जनरल साइंस की बात को शुरू करते हैं जरा, बिल्कुल शुरू से। सबसे पहले अगर मैं आपसे साइंस पूछूं, ये साइंस क्या होती है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे से विज्ञान कहते हैं। क्या होता है भाई आपका साइंस, विज्ञान? एक मोटी सी परिभाषा बताइए, डेफिनेशन बताइए, क्या होता है आपके हिसाब से साइंस? जो साइंस वर्ड है ये क्या है? जैसे मैंने आपके सामने हिस्ट्री पढ़ाया था आपको, मैंने बताया था हिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़नी है, क्या इसका मतलब है। मैंने पॉलिटी पढ़ाया था, मैंने बताया कि ये पॉलिटी क्या है, क्यों पढ़े, इस वर्ड का मतलब क्या है। ऐसे ही साइंस क्या है, क्यों पढ़े, क्या मतलब है इसका, बताओ जरा पहले बताओ। आपको यही नहीं पता साइंस क्या होती है? नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, ओके, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज, बिल्कुल सही बात है आपकी, परंतु ध्यान दीजिए, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में मान लो मैं हूं, आप है, मैं अपने ज्ञान से बोल रहा हूं कि भी देखो इस पहाड़ में, या हम किसी ट्री को, किसी पेड़ को देख रहे हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं अपने हिसाब से बोल, इस पेड़ में ऐसा है, इस पेड़ में वैसा है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? मतलब जो मैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? कई बार आपने घर में भी देखा होगा कि जब कोई बच्चा बीमार होता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, भाई इसको, इसके लिए क्या करो भाई, ऐसी आयुर्वेदिक कोई दवाई घिस लो, शहद के साथ खिला दो, या ऐसा करो, वैसा, कई प्रकार के आपने घर में देखे होंगे। जो घर के बड़े बताते हैं वो भी तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, लेकिन साइंस वो हो सकती है, मतलब कोई भी व्यक्ति आकर के अगर कोई बात अपनी कह दे, क्या वो साइंस मान ली जाएगी? कोई भी व्यक्ति अगर अपनी थ्योरी देना शुरू कर दे, अपने सिद्धांत प्रिंसिपल्स देना शुरू कर दे, तो हम क्या करें? हम मान लें उसको? नहीं, हम उसे नहीं मानेंगे, तब तो दुनिया भर के लॉ बन जाएंगे आज की डेट में ही। तो फिर कौन सी चीज ऐसी है जिसके कारण साइंस के अंदर हर कोई आदमी खड़ा होकर के अपना ज्ञान नहीं दे सकता? क्या चीज ऐसी है जो हर एक इंसान को ज्ञानी बनने से रोकती है साइंस की दुनिया में? तो ध्यान से समझेंगे बात को, यहां पर जितनी भी बात की जाएगी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके की जाएगी और उसकी ऑब्जर्वेशन होगी। क्या कहा? जितनी भी बात आप दुनिया को बता रहे हो, आपको एक्सपेरिमेंट, आपसे पूछेंगे बताओ एक्सपेरिमेंट है, बताओ कुछ ऑब्जर्वेशन किया, बताओ किस लैब में गए थे, क्या क्या तुमने किया, कि यूं ही बस हवाबाजी करने आ गए यहाँ पे? तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के आज इस डेट के अंदर खड़ा हो जाए और ये कहे लो भाई आज से ये नियम बना, तो भाई कैसे मानोगे? नहीं मानेंगे भाई, हम क्यों नहीं मानेंगे? जब तक उसकी बात जो है साइंस की कसौटी, कसौटी मतलब जिस पर जांच की जाएगी कि बात सही कि नहीं है, साइंस की कसौटी है एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। इन इस कसौटी के अंदर जब ये बात बिल्कुल फिट बैठ जाएगी, हर एक बातें मैचअप हो जाएगी, देख ली जाएगी विभिन्न साइंटिस्ट के द्वारा, तब जाकर के उसके एक्सेप्ट किया जाता है साइंस की दुनिया में। यानी बिना वजह आप इसमें अपना मुंह नहीं खोल सकते जब तक कि आपके पास उसके तथ्य, जानकारी, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स ना हो, ठीक है। हाँ, तो खोजबीन करनी पड़ती है, अपने रिजल्ट्स बताने पड़ते हैं, तब जाकर के आप क्या बनेंगे? साइंटिस्ट बनेंगे, तब जाकर के आपकी थ्योरी जो है मानी जाएगी। साइंस बड़ा सब्जेक्ट है, इस बड़े सब्जेक्ट के मेजरली हम तीन हिस्से करेंगे।
सबसे पहला हिस्सा होगा इसका केमिस्ट्री। इसी साइंस का अगला हिस्सा होगा बायोलॉजी। इसी साइंस का तीसरा हिस्सा होगा फिजिक्स। इस केमिस्ट्री को हिंदी माध्यम के छात्र रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसे जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है बायोलॉजी को। इसी फिजिक्स को भौतिक ज्ञान के रूप में जानते हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट। इसमें सारे इंग्लिश मीडियम वाले ही है, एक बार कमेंट करें, मेरे को लग रहा है मैक्सिमम इसमें इंग्लिश मीडियम वाले ही है बीच लाइव है। इसमें हिंदी मीडियम वाला है भी कोई बीच में? सब इंग्लिश वाली है यहाँ पे। हाँ मुझे पता था, इसमें मैक्सिमम भी लाइव इंग्लिश ही बैठे हैं। पूजा है बीच में जो हिंदी चाहती है, चलो मैं दोनों कराऊंगा। आप चाहे सारे के सारे भी इंग्लिश लिख देते तब भी मैं हिंदी करवाता, ठीक है। बाइलिंगुअल रही क्लासेस। बाइलिंगुअल का अर्थ हुआ हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों भाषाओं में कराऊंगा एक ही बार में, तो टेंशन की बात नहीं है। ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो साइंस को हम 3 मेजर सेक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री जो होगी ये डील करेगी केमिकल्स के साथ, ठीक है। बायोलॉजी डील करेगी जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवित वस्तुएं, पेड़ पौधे आदमी जीव जंतु एनिमल्स वगैरह जितने भी है। फिजिक्स डील करेगी आपके बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में, कितनी स्पीड है, कितनी फोर्स है, कितनी ताकत लग रही है, कितना मोमेंटम है, कितना क्या है, फिजिक्स डील करती है उसके साथ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सवाल पेपर में कहां से आते हैं और सबसे कम कहां से आते हैं, तो सुन लो पहले ध्यान से। फिजिक्स से सवाल पूछने का सिलसिला बहुत ही कम है, बहुत ही लेस, बहुत कम सवाल फिजिक्स की दुनिया से पूछे जाते हैं। फिजिक्स की दुनिया से जो पूछा जाता है मैं बताऊं क्या हो जाता है, यूनिट्स। यूनिट्स में देखो मैं आपको बताता हूँ कितना पसंदीदा सवाल है इनका। डेसिबल जो है किसकी इकाई है, ना जाने कितने एग्जाम में इस सवाल को पूछ पूछ कर एचपी ने पूछ लिया है, आज तक भी दिल नहीं भर रहा है, आज तक भी नहीं दिल भर रहा, डेसिबल किसकी इकाई है। यही सवाल कई बार आ रहा है। एक सवाल आता है आपका इसी में ही, नॉटिकल माइल, ये क्या है भाई, एक ये पूछता है भाई ये किस चीज का यूनिट है, क्या है ये। एक पूछता है इसके अंदर और यूनिट से पूछता है, मेरे कहने का मतलब ये है, बस ऐसे ही लल्लू किस्म के सवाल आते हैं फिजिक्स से, तो इस पर तो हम ध्यान ज्यादा देंगे नहीं। तो फिजिक्स को कम से कम पढ़ना है पहली बार, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, ठीक है। सबसे ज्यादा सवाल जो देखे जाते हैं बायोलॉजी से आते हैं, जीव विज्ञान से। मैक्सिमम सवाल साइंस सेक्शन के बायोलॉजी को कवर करते हुए आते हैं, ठीक है। और उसके बाद किससे कवर करते हैं, केमिस्ट्री को। इन दोनों सवाल आते रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम हर जगह पर फोकस किस पे रहता है, बायोलॉजी पर एग्जामिनर का। किस पर रहता है, बायोलॉजी के ऊपर रहता है एग्जामिनर का। तो हम शुरू करेंगे किससे, हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिससे बहुत सवाल बनते हैं एग्जाम में, उस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। क्या है वो टॉपिक, वो समझेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो 3 क्लासिफिकेशन आपने देख ली। चलिए, ये जब भी ये सब्जेक्ट, बाकी के सब्जेक्ट जब शुरू होंगे वहीं पर मैं शुरू में इनके बारे में बताऊंगा ये है क्या और ये किस बारे में आपसे डील करने की बात कहते हैं। क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूं पहले केमिस्ट्री सेक्शन, केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे हम सबसे पहले इसमें एक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। अच्छा, देखने की कोशिश करते हैं कि ये रसायन विज्ञान है क्या। ये जो रसायन विज्ञान है ये क्या है। रसायन विज्ञान सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से देख रहे हो, ठीक है, जितनी वस्तुएं हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से देख रहे हो, वो वस्तुएं किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई हैं। और वो किस चीज से मिलकर बनी हुई है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु से। तो बस आपके आसपास जितना भी मैटर है, जितना भी पदार्थ है, आपके आसपास जितना भी मैटर है, जितना भी पदार्थ है, इसी मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसी मैटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसका बिहेवियर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की, इसका बिहेवियर क्या है,
खासियत क्या है और इसका गुण क्या है, इसका व्यवहार क्या है, और ये किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन या संगठन किसका है, किससे मिलकर ये चीज बनी हुई है। इन सब चीजों के अंदर की हर एक बात को गहराई से डिटेल में स्टडी करना ही क्या है, केमिस्ट्री। ठीक है, फिर सुन लो मेरी बात को। केमिस्ट्री क्या है, जितना भी आसपास मैटर है उस मैटर की क्या प्रॉपर्टी है, कैसा उसका बिहेव है, और किन पदार्थों से, किन चीजों से, किन कणों से मिलकर के वो बना है, उसी चीज को पढ़ना है आपने केमिस्ट्री की दुनिया में। और जिन चीजों से मिलकर ये बना होगा उसे आप भली भांति जानते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अणु और परमाणु जो है सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलकर के जितनी भी चीजें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो बनी हुई है। ये अगर आप ये बोर्ड यहाँ पे देख रहे हो तो ये बोर्ड किससे बना, ये बना है एटम्स मॉलिक्यूल से। मेरे हाथ में मार्कर है, ये किससे बना, ये भी एटम मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना। तो बस यही चीजों के बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करनी है। दूसरा, केमिस्ट्री में यही एटम्स और मॉलिक्यूल किसी दूसरे मैटर के एटम और मॉलिक्यूल से मिलेंगे तो क्या होगा, ये भी इसमें पढ़ना है। ठीक है, इनकी रिएक्शन करवाएंगे, इन्हें मिलाएंगे तो क्या होगा, ये भी हमें इसमें पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री की डेफिनेशन सबके दिमाग में क्लियर हो चुकी होगी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी बात। ये तो होगी प्रॉपर डेफिनेशन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे जो यूनानी लोग थे हमारे, और जो कुछ भारतीय थे, पुराने जमाने की तरफ ले जा रहा हूं मैं आपको। जो हमारे पुराने लोग थे, इंडियंस थे, वो मानते थे कि जो दुनिया है ना, ये जो पदार्थ है, ये जो मैटर है आपकी आंखों के चारों तरफ जो दिख रहा है आपको, भाई ये जो है ये किससे बना है, ये बना है पंच तत्व से। पंच तत्व को कहते हैं 5 एलिमेंट्स। पंच तत्व कहते हैं 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ठीक है। इन 5 चीजों से मिलकर ही इस दुनिया की हर एक चीज बनी हुई है, ऐसा मानते थे पहले के साइंटिस्ट। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इस थ्योरी के ऊपर काम होता गया, और इस थ्योरी के ऊपर काम किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तब जाकर के नए साइंटिस्ट ने ये कहा कि भाई देखो 5 तत्व वाला फंडा जो है आपका ये तो नहीं है भाई एग्जैक्टली। क्योंकि जब हम किसी पदार्थ के बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं तो उसमें कुछ दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है। तो उन्होंने बोला भाई देखो ध्यान से, एटम दिख रहे हैं और साथ में क्या दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल। हालांकि मॉलिक्यूल तो बाद में बनेंगे, सबसे पीछे क्या दिख रहा है, एटम। इसको बोलते हैं अणु और इसको बोलते हैं परमाणु। अच्छा, अब यहां पर सोचने वाली बात ये है कि भी एटम होता है, एटम जो है इस दुनिया के अंदर इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि कितना छोटा है, कितना छोटा एटम है इस दुनिया का। तो क्या सच में इतने छोटे छोटे एटम्स को मिला करके, जोड़ करके कोई एक पदार्थ बना है, ऐसे एक्सपेरिमेंट में देखा गया। तो देखा गया जी हाँ, छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके ही बाद में एक एलिमेंट तैयार हुआ है, एक तत्व, एक पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसी बात कहते थे। ठीक है, तो पुराने लोगों की बात को नए लोगों के साथ हमने जोड़ दिया। और लिखो फटाफट, जो केमिस्ट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ये एक मिस्र भाषा का शब्द है। ग्रीक लिखो वैसे आप हिंदी में, इसमें इंग्लिश में लिखो, इसको ग्रीक का है, मिस्र होगा शायद हिंदी में, पता नहीं क्या है, ऐसे चेक कर लेना है ना, हिंदी में ग्रीक का वर्ड है ये। दूसरा, जब ऐसी बातें निकल के सामने आई तो सबसे मेन जो श्रेय था, क्रेडिट था, वो किसको दिया गया, इसके फादर को। तो एंटोइने लेवोइजर नाम का एक व्यक्ति था, जिसे एंटोइने लेवोइजर नाम का एक व्यक्ति था जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री इज एंटोइने लेवोइजर। एक कहानी को समझो ध्यान से, ठीक है। आप जानते हो, ये बात आप अच्छे से जानते हो, जो यहाँ पर फास्ट बच्चे हैं, जो तेज तर्रार बच्चे हैं, जो ये समझते में सब आता है, उनके लिए क्लास नहीं है। ये क्लास शुरू होगी बिल्कुल 0 से
और धीरे धीरे मैं इस लेवल को कहाँ पहुंचाऊंगा, फिर वो फास्ट बच्चे भी नहीं जानते ये लेवल कहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन अभी लेवल रहेगा बिल्कुल जीरो नीचे से। जब लेवल उठाऊंगा तो उन्हें भी लगेगा पता कि भाई हाँ कुछ क्लास में हो रहा है। जिसे जल्दी लगी हुई है, जल्दी सिलेबस खत्म करने की जल्दी लगी हुई है, उनके लिए क्लास नहीं है, उनके लिए क्लास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैं करवाऊंगा वो अपने हिसाब से अपनी स्पीड से कराऊंगा। जल्दबाजी वाले क्लास बाद में देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में बढ़ा करके स्पीड, लेकिन यहाँ पर लाइव जो लगे क्लास धीरे से आराम से बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो तेज तर्रार है वो बाद में देख सकता है। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई, पहले इतना बताओ, यहां तक समझ में आई सबको बात? यस और नो? ठीक है, यहां तक ठीक है ना? बिल्कुल, यहां तक सभी को मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के सर कहानी तो हम ये समझे कि केमिस्ट्री के अंदर मैटर के बारे में बात होने वाली है। ओके चलिए, मैटर के बारे में बात होती है, हम भी देखते हैं सर कैसा मैटर है। तो देखो ये जो मैटर है, सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा भी ये एग्जैक्टली मैटर है क्या। सब्सटेंस भी बोलते हैं इसको, मैटर भी बोलते हैं, पदार्थ। हमें ये समझना होगा कि ये जो पदार्थ है ये है क्या, ये जो पदार्थ है ये है क्या। हम ये जरूर समझ चुके हैं कि एटम बार बार एक एटम एक एटम एक एटम या नंबर ऑफ एटम जब एक बार मिलते जाते मिलते जाते मिलते जाते हैं तो जाकर क्या बनता है, मैटर, पदार्थ बनता है। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखना चाहें कि मैटर इस दुनिया में होता क्या है, तो क्या बताएंगे हम आपको? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ऐसी चीज जो कोई स्थान घेरती है एंड हैव मास, और उसका क्या है, मास। ऐसी वस्तु जो कोई भी एक स्थान को घेरती, कैसे कैसे, यहां देखो मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है, क्या ये मैटर है? हाँ जी है। कैसे सर? ये देखो यहां रखी, क्या इसने जगह घेरी? हाँ जी सब जगह घेरी। क्या इसका भार है? बिल्कुल है। जो भी चीज किसी एक स्थान को घेरेगी और उसका कुछ वजन होगा वही इस दुनिया में मैटर कहलाएगी। तो आपके चारों तरफ कितनी चीजें हैं मैटर के नाम पे? बहुत है सर, टेबल, कुर्सी, फैन, टीवी, रेडियो, रिमोट, फोन, हर एक चीज, इवन कॉपी, पेन, जिस पे आप लिख रहे हो, सारी की सारी चीजें क्या है इस दुनिया की, मैटर। सारी की सारी चीजें क्या है इस दुनिया की, मैटर की कैटेगरी में आएगी। क्या लिविंग थिंग्स भी मैटर है? जी हाँ, लिविंग थिंग्स भी मैटर है। लेकिन यहां पर जो कहते हैं जो वस्तुओं के अंदर जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स जिन्हें आप कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जो चीजें बनी है वो एटम से मिलकर के बनी हुई है। जबकि लिविंग थिंग्स के अंदर, जीवित वस्तु के अंदर चीजें होंगी वो सेल से बनती है। किससे बनती है? सेल से, कोशिका से। वो जीव विज्ञान, बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करूंगा उस बात को। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के बात यही है कि हर एक चीज क्या है आपके आसपास, मैटर, मैटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर आखिर एक ही मैटर है या और भी है। तो अब हम इस मैटर को, क्योंकि चीज तो कई प्रकार की है हमारे आसपास, ठीक है, कई प्रकार की वस्तुएं हैं जो हमारे पास आसपास है, तो राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब इस मैटर की हम क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन भी, कैसे कैसे मैटर होते हैं हमारे आसपास। हिंदी माध्यम वाले छात्र लिखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, हिंदी मीडियम वाले लिखो पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण आपका फिजिकल तरीके से भी होगा, केमिकल तरीके से भी होगा। मैं सबसे पहले करा रहा हूं फिजिकल। फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, ठीक है, भौतिक रूप से होने वाला वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण मैं क्या करवा रहा हूं आपको, भौतिक रूप से होने वाला वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले कौन सा करवा रहा हूं मैं आपको, भौतिक रूप से। कि मैं पहले बना दूं डायग्राम, खैर मैं डायग्राम बना देता हूं एक बारी पहले आपको, कि इसकी रूपरेखा एग्जैक्टली है क्या। ये मैं क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको क्लियर है कि हमने पढ़ना है क्या आगे। सबसे पहला और आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, हिंदी माध्यम में लिखना सारा नहीं आएगा, भौतिक लिखना इसके आगे। यहां आएगा केमिकल क्लासिफिकेशन, एक आएगा फिजिकल, एक आएगा केमिकल।
फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। हिंदी मीडियम वाले साथ साथ लिखते चले, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं तभी, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल वे में आप वस्तु कैसे कैसे देखते हो, बहुत आसान है सर ये। हम देखते हैं कोई वस्तु सॉलिड है, हम देखते हैं कोई वस्तु लिक्विड है, द्रव है, हम जानते हैं कोई वस्तु कैसी है सर, गैस। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। मेनली हमारे नजरों के सामने तीन फिजिकल कंडीशन में चीजें दिखती है, सॉलिड दिखती है, लिक्विड फॉर्म में दिखती है, एंड देन गैसियस फॉर्म में दिखती है, गैस के रूप में दिखती है। केमिकली अगर हम इसे क्लासिफाई करें तो केमिकल क्लासिफाई करने के लिए एक होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, एक होता है आपका मिक्सचर जो मिक्स अप करके बना होगा, एक होगा प्योर जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स है, मिक्सचर क्या होगा जिसमें मिक्स अप हो जाएंगे डिफरेंट टाइप के एटम्स। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, शुद्ध शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जिसे कहते हैं मिश्रण हिंदी में, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में आएगा एलिमेंट, शुद्ध पदार्थ को भी आगे और क्लासिफाई करेंगे, इसे बोलेंगे एलिमेंट। हिंदी माध्यम के छात्र इसे कहेंगे तत्व, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसे क्या कहेंगे, तत्व। शुद्ध पदार्थ में प्योर सब्सटेंस से आगे चल करके कंपाउंड का निर्माण होता है, कंपाउंड को कहते हैं यौगिक, कंपाउंड को क्या कहते हैं, यौगिक, कंपाउंड को क्या कहते हैं, यौगिक, ठीक है। और यही एलिमेंट आगे चलकर सर और कैटेगरी में डिवाइड होंगे, कौन सी सर, मेटल, नॉन मेटल एंड तीसरा मेटलॉइड्स। हिंदी मीडियम में सुनना, तत्व आगे तीन रूप में और विभाजित किए जाते हैं, धातु, अधातु और ये क्या हो जाएगा आपके मेटलॉइड्स। मिश्र धातु, क्या कहेंगे, मिश्र धातु, मेटलॉइड्स। मिश्र धातु बोलेंगे, अरे इसका हिंदी देख लेना यार, मेटलॉइड्स की मिश्र धातु ही होता है वैसे तो, रुको एक बार जरा, एक मिनट भाई, हिंदी मीडियम वालों आपको गलत नहीं जाना चाहिए, फिर आप हो जाएंगे परेशान। मैं कंफर्म करता हूँ हिंदी इसकी एग्जैक्ट क्या है, हालांकि मिश्र धातु ही कहते हैं, फिर भी कंफर्म करना जरूरी है, मेटलॉइड्स। उपधातु भी कह रहे हैं, उपधातु लिख लो आप, ठीक है, उपधातु। मिश्र धातु शायद एलॉय है ना, हाँ मिश्र धातु एलॉय है, उपधातु लिखो उसको। कंपाउंड को लिखो यौगिक, कंपाउंड को क्या लिखेंगे आप, यौगिक। कुछ है बीच में जो हिंदी में नहीं लगते पता, लिख रहे हो ना हिंदी मीडियम वाले, परेशान भी ना कहीं बोलते सर सारा का सारा इंग्लिश में भर दी सारी की सारी आपने स्क्रीन। मिक्सचर होते हैं दो प्रकार के, अब मेरे पास जगह कम बची, आप लिखो होमोजीनियस मिक्सचर, क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। नंबर 2 हिट्रोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसको यहां लिख देता हूं मैं, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। बाकी मैं डिस्कस करूंगा इनको तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है, समांगी और विषमांगी, ठीक है। कंपाउंड को एक बार और क्लासिफाई कर लेते हैं, कंपाउंड की एक और क्लासिफिकेशन है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से बनेंगे, ऐसे कंपाउंड जो नॉन कार्बोनिक नेचर के होंगे। पहले देखो ये दिख रहा है आपको सारा का सारा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार फिर से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां से पता क्या होगा, यहां से आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी पढ़ने क्या वाले हम, ये कहानी कहां से शुरू हो रही है और कहां को जा रही है, इस तरीके से दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये जो हमारे पास मैटर होता है इसकी दो कैटेगरी करी गई, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल। फिजिकल तो सबको पता है, सॉलिड लिक्विड गैस और कहानी खत्म। केमिकल क्लासिफिकेशन में एक प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिक्सचर यानी मिश्रण। प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी आगे फिर से डिवाइड हो जाती है एलिमेंट में और कंपाउंड में, तत्व और यौगिक में। ये जो एलिमेंट है ये आपको पता है, नो मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड्स होता है।
जो कंपाउंड होता है, जो कंपाउंड है, कंपाउंड जो है कार्बन के हो सकते हैं या कार्बन के बिना नॉन कार्बनिक हो सकते हैं नेचर के, ठीक है। मिक्सचर जो है होमोजेनियस मिक्सचर हो सकता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो सकता है। मैं बताऊंगा ये है क्या एग्जैक्टली, टेंशन लेने वाली बात नहीं कि सर क्या लिख दिया यहाँ पे, हमारे को समझ नहीं आ रहा, मैं सब समझाऊंगा। केमिकल क्लासिफिकेशन में पहले शुरू कर रहा हूँ फिजिकल क्लासिफिकेशन को, ठीक है, बना दिया। आओ अब लिखो, सबसे पहली हेडिंग लगाओ, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल, मेरा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा टारगेट है ये सारी की सारी कहानी मैटर से शुरू हो रही है, सारी की सारी कहानी कहां पहुंचेगी, क्योंकि मेरा टॉपिक ही क्लास का क्या है आज, मेटल नॉन मेटल के ऊपर है मेरा टॉपिक। लेकिन देखो मेटल नॉन मेटल के ऊपर मैं सीधा नहीं आ सकता, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि बात कहां से शुरू हो रही है और कहां तक जाएगी। तो उस मेटल नॉन मेटल था मेरा मेन टॉपिक, चाहता तो वहीं से डायरेक्ट शुरू कर देता, परंतु कहानी में दम नहीं आएगा, फिर ये कहानी शुरू होनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपरली, कहां से बात उठी और कहां को जा रही है, ठीक है। अब करो इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन लिखो, भौतिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन को कहते हैं आप भौतिक वर्गीकरण। अच्छा सर ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन सर 4 और 5 भी है, 4 फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज भी होती है। कमेंट करो जरा फास्ट जिसको पता है, जिसे ये पता है कि इसके अलावा भी 2 स्टेज और होती है, दो स्टेट और होती है पदार्थ की, वो बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, कमेंट करो फास्ट। है किसी को पता? फोर्थ और फिफ्थ भी है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। देखो जरा, पता है आपको? नहीं पता है? आप आपने आपने ऐसा समझा कि मेरे को साइंस नहीं आती पढ़ानी, मेरे को सब पता है बच्चों, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। आपने सोचा होगा कि टीचर मैथ वैथ पढ़ाता होगा, बाकी पता नहीं होगा कुछ नहीं। मुझे बताओ फोर्थ और फिफ्थ स्टेज कौन सी है? प्लाज्मा, हाँ। फिफ्थ बोस आइंस्टाइन, ठीक है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन जो है, प्लाज्मा फोर्थ है, बोस आइंस्टाइन फिफ्थ है, लेकिन उस सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना बोला ना लिखाया। अभी बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, जानकारी के लिए। हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं, हम जरा थोड़ी सी बात करते हैं। जल्दी बताओ सॉलिड क्या है? सॉलिड क्या है? सर हमें पता है सॉलिड क्या है। सॉलिड की, ठोस की डेफिनेट शेप है, एक निश्चित आकार है, उसकी एक निश्चित बाउंड्री है, एक सीमा है, ठीक है। वो जो है अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं करता, यानी उसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है, चेंज भी करें तब भी वही रहेगा। यानी आप क्या समझते हैं, ठोस जो है फिक्स्ड वॉल्यूम का होता है, डेफिनेट बाउंड्रीज का होता है, तीसरा डेफिनेट इसकी शेप होती है। लिक्विड, इसकी शेप डेफिनेट नहीं है, जिस भी चीज के अंदर आप इसे डाल दोगे उसी का आकार दे देगा। पानी को जग में डालो, जग बन गया, पानी को गिलास में डालो, गिलास बन गया, पानी को टंकी में डालो, टंकी बन गया। यानी लिक्विड की डेफिनेट अपनी कोई शेप नहीं है, ठीक है। दूसरा, क्या इसकी कोई फिक्स बाउंड्रीज है? नहीं है सर, फिक्स बाउंड्री जमीन पे फेंको चारों तरफ फैल जाएगा। सॉलिड चीजें जमीन पे फेंको वैसी की वैसी रहेगी, फिक्स बाउंड्री वाली, ठीक है। अच्छा क्या इसका वॉल्यूम फिक्स है? हाँ, वॉल्यूम इसका भी फिक्स है। जितना, अगर मानो 10 लीटर का पानी लिया है तो आप उसे टंकी में डालो तब भी 10 लीटर रहेगा। आप क्या करो, उसे जग में डालो तब भी उतना ही रहेगा, या जग में तो कहाँ आएगा 10 लीटर, बाल्टी में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सभी कुछ आपको पता है, गैस में फिक्स शेप ही नहीं होती है। मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ, आप जानते भी हैं। जो भी सॉलिड चीजें आप देख रहे हो, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, अणु, वो ऐसे चिपके हुए होते हैं, ऐसे, इतने टाइट। यानी इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, आंतरिक जो इनके आबंध है, वो ऐसा होता है, इतने चिपके होते हैं जोर से, और खींच के रखा है एक दूसरे को। वहीं लिक्विड के केस में थोड़े थोड़े से दूर होने शुरू हो जाते हैं, लिक्विड के केस में थोड़े थोड़े दूर होना शुरू हो जाते हैं।
जितने ये आपस में चिपके हुए रहेंगे चीज उतनी मजबूत और सॉलिड रहेगी। जितने दूर होते जाएंगे उतनी शेप जो है इनकी बिखरना शुरू हो जाएगी। और गैस में तो फिर हाल ही खराब है, गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। ये एटम्स हैं, मैंने जो बनाया ये एटम्स हैं। क्या सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे भी बताओ, कोई समझ पा रहे हो मेरी बात को? जो यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो बताओ, बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? ओके, समझ आ रही है भाई सबको। चलिए, यहां पर सब कुछ आप जानते हैं। एक चीज मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है? कंप्रेसिबिलिटी को बोलते हैं हिंदी में सपिंडता। सपिंडता, सपिंडता भी बोलते हैं, सपिंडता, सपिंड ऐसे भी बोलते हैं। ये हिंदी के वर्ड देखो, इंग्लिश मीडियम वाला एक ही पढ़ेगा, हिंदी मीडियम वाले को दो तीन ध्यान रखने पड़ेंगे, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इसलिए चीजें आसान रहती है, एक ही वर्ड पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा भाई ये। हिंदी माध्यम वाले के लिए नए नए वर्ड यूज करते हैं, सपिंडता या सपिंडता, ठीक है? अच्छा, मुझे कमेंट करो ये क्या होती है इस दुनिया में, इस पिंडता और कंप्रेसिबिलिटी का अर्थ क्या हुआ? जरा कमेंट करें ना, अभी देखो जरा कितने बच्चे हैं साइंस के, क्योंकि इस क्लास में साइंस के पढ़े हुए बच्चे बैठे हैं। शाबाश, यहाँ पे साइंस पढ़े हुए बच्चे बैठे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी? सपिंडता का अर्थ क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी, सपिंडता का अर्थ क्या हुआ? बोलो। कुछ इसमें बड़े अच्छे बच्चे हैं, कुछ लिख देते हैं सर हमें नहीं आता है, ऐसे भी है कोई बीच में? है कुछ बच्चे ऐसे भी बोल देते हैं हमें नहीं आता सर। एक भी कमेंट नहीं, इटवीन अभी सोच रहे हैं कि क्या होता होगा। आया तो आया कमेंट, प्रेशर डालने पे, हाँ जी, वॉल्यूम चेंज हो। अच्छा, प्रेशर डालने पर वॉल्यूम चेंज हो, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देखो, कंप्रेसिबिलिटी, सपिंडता, आप खुद बताएंगे मेरे को क्या होती है, देखना मैं एक्सप्लेन करूंगा, खुद समझेंगे भी क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। सॉलिड है, इस सॉलिड के ऊपर अगर आप जोर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो क्या ये इकट्ठा हो जाएगा? नहीं। अब ये डिपेंड करेगी आप सॉलिड कौन सा सॉलिड ले रहे हो, गत्ता सा ले रहे हो, बॉक्स ले रहे हो, तब तो दब के खत्म हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा सॉलिड जो अंदर से फुलफिल है, जोर लगाएंगे उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है? लिक्विड के अंदर, मतलब इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि क्या इसको अगर आप दबाओगे तो क्या दबेगा? नहीं दबेगा। इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड में आप इसको दबाओ, पानी को दबाओ तो ऐसे फैल जाएगा चारों तरफ। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको दबाओगे, प्रेशर डालोगे, फोर्स डालोगे तो फैल जाएगा, ठीक है? तो मुझे यहां पर ये बताओ, सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी? सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किसकी है? किसे आप जो है नहीं दबा सकते, वो अपनी स्टेट पर मेंटेन रहेगा। कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम किसकी हुई यहाँ पे? सॉलिड की, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सर आप इस पे जोर लगाओ, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ये देखो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, लगाया प्रेशर बहुत सारा, लगाया, क्या ये कंप्रेस हुआ? क्या ये दब गया परमानेंटली? नहीं दबा सर। इसी को ही कहते हैं सपिंडता, कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड को दबाओ तो दबेगा लेकिन फैल जाएगा। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी आपके हिसाब से किसकी होगी? सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी सपिंडता किसकी होगी? बताओ, शाबाश, अब तो सिखा दिया। गैस की, बिल्कुल सही आंसर, गैस। क्यों? क्योंकि देखो सर, इन्होंने एक दूसरे को जकड़ के रखा है, ये नहीं हिलने वाले अपनी जगह से, ये नहीं हिलेंगे, कंप्रेस नहीं होगा। इनके बीच में जगह है, कोशिश करोगे तो कंप्रेस हो सकते हैं लेकिन उतने भी नहीं होंगे। देखो, यहां पर जब आप इन पे प्रेशर लगाओगे चारों तरफ से, ये चारों तरफ से इकट्ठे हो जाएंगे और बिल्कुल कम हो जाएंगे। इसीलिए आपके घर के अंदर जो गैस आती है, आपके अंदर घर के अंदर जो गैस आती है वो कैसे आती है? इसी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को ऐसे बिल्कुल जोर लगाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है और एक सिलेंडर में इकट्ठा किया जाता है।
क्या कहा, जोर लगा के प्रेशर डाल के इनको इकट्ठा करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा, ये इतने इकट्ठे होंगे कि लिक्विफाई फॉर्म में आ जाते हैं। इतनों को बात समझ में आई, पहले इतना बता दो। ठीक है, यही कारण है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ गैस का ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसे जो हम सिलेंडर में रख सकते हैं, तो 3-4 ऑप्शन अगर आपको दें तो आपको अब पता होना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी की वजह से ये काम हो रहा है। कंप्रेसिबिलिटी की वजह से ये काम हो रहा है। इतनी तो सबकी बात समझ में आ गई होगी, इतने नहीं हो आप यार, पढ़े लिखे बच्चे हो आप, हैं 10th तक तो पढ़ा है आपने। चले आगे। अच्छा अच्छा, हमारी बात निकली है सर गैस की, क्यों ना थोड़ी सी इसमें गैस की बात करी जाए। मुझे बताना एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मैंने खुद ही बोल दी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बिल्कुल सही बात है। एक बार कमेंट करो इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, इसमें कौन सी गैस जो सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। ये पेपर का सवाल है, ठीक है। यू ना समझे कि सर कहानी ही सुनाएंगे, साइंस के अंदर भी कहानी नहीं है, इसमें सवाल आ रहे हैं बीच बीच में, आपको खुद पता चलता होगा वह। इस कहानी में सवाल भी आएंगे, मैंने सवाल पूछ दिया है, एलपीजी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, कौन सी गैस होती है? हम्म, और किसी ने भी ध्यान, सभी गजब है आप तो, आपको तो है, किसी को नहीं पता एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है। गजब है भाई। एलपीजी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ये नहीं होगा शायद आपको पता। एलपीजी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है एलपीजी। पहला पॉइंट लिखते चलो कॉपी पे। अगला पॉइंट, इसमें सर प्रोपेन होता है, इसमें सर ब्यूटेन होता है, इसमें प्रोपेन होता है, इसमें ब्यूटेन होता है, इसमें प्रोपेनाइन भी होता है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है, सबसे ज्यादा कौन होता है? ब्यूटेन। बाकी के जो प्रोपेन है, प्रोपेलाइन है, ये मात्रा में कम होते हैं, लेकिन ब्यूटेन की जो परसेंटेज होती है बनने में वो ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा सर, कितनी ज्यादा? लगभग 95% एलपीजी गैस के सिलेंडर के अंदर ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेलाइन। ठीक है, अब ध्यान देना, कई बार पेपर में ब्यूटेन बोलता है, कई बार पेपर में प्रोपेन भी बोल लिखेगा पेपर में, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी सवाल में अगर बोलता कि मेनली क्या है, ठीक है, तो अगर ब्यूटेन नहीं है तो प्रोपेन है, प्रोपेन नहीं है तो फिर कौन है? ब्यूटेन। मेनली मतलब ये है मेरे कहने का मतलब, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे हैं, ऑप्शन के आधार पर आप टिक लगा देना कि क्या इसके अंदर आंसर रहने वाला है, ठीक है। ओके, कमेंट करो समझ में आ रही है बात। यहां तक ठीक है, चेक कर लेना है, मतलब प्रोपेन या ब्यूटेन कोई भी एक ऑप्शन होगा तो आपने वो ऑप्शन चुन लेना है। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, सीएनजी भी होता है, सीएनजी भी गैस को कंप्रेस करके बनाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, कमेंट फास्ट, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी?
अरे पेपर के सवाल है यार, पता नहीं क्यों मजाक समझते हैं चीजों को। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल जो है हम अपने व्हीकल के अंदर, वाहनों के अंदर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं एज अ फ्यूल। ईंधन के तौर पर सीएनजी का प्रयोग जो है हम करते हैं। ये बड़े बड़े शहरों में होता है, हिमाचल में बहुत कम है, मुझे लगता नहीं होता भी होगा कहीं। आपको पता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है? आपको अगर पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं अगर होता है कहीं, ठीक है? क्योंकि मैंने तो फिलहाल नहीं सुना, बाकी आप बता सकते हैं। डन है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगली बात लिखो। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगली बात, इन तीनों के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर होगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव किसके ऊपर? स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर टेम्परेचर का क्या असर पड़ेगा, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, मान लो ये सॉलिड है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। ठीक है, मैं हीट कर रहा हूं, मैं इसको हीट कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं। बताओ क्या होगा? मैं इसे क्या कर रहा हूं, नीचे से टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं इसको। क्या होगा? क्या होगा अगर मैं इसको हीट देता जाऊं? बताओ क्या होगा अगर मैं इसको हीट लगातार देता जाऊं? बता सकता है कोई मुझे? मेल्ट हो जाएगा, सीधी सी तो बात है, पिघल जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। जैसे 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 सॉलिड के अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसके अंदर जो एटम्स होंगे, जैसे ये इसके अंदर क्या चिपके हुए एटम्स है, आई हुई हीट, इसके बीच में जिस ताकत से इन्होंने जकड़ के रखा है, उस ताकत को तोड़ने का काम कौन करेगा? यहां से दी जाने वाली हीट। और जैसे ही इनके बीच की ताकतें कम 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 होती जाएगी, ये सॉलिड अवस्था को त्याग करके किस में तब्दील हो जाएंगे? लिक्विड अवस्था में। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। ये जो कन्वर्ट होगा, इस पार्ट को कहते हैं मेल्ट होना, पिघलना। इसीलिए इसीलिए दुनिया में हर एक सॉलिड चीज का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने का बिंदु। किसी भी एक वस्तु का हर दुनिया में क्या है? एक मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने का बिंदु। मेल्टिंग पॉइंट को यहां पर क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं गलनांक बिंदु, जिस पर ये गलेगा। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर ये उबलेगा, क्वथनांक बिंदु। ठीक है, वो बताऊंगा आगे। तो आपने देखा कि जिस पॉइंट पर इसने पिघलना शुरू कर दिया, वही इसका क्या होगा? गलनांक बिंदु। ठीक है, क्या होगा? गलनांक बिंदु। कमेंट फास्ट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है केल्विन में? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है केल्विन में? जल्दी बताओ। जल्दी। नहीं पता? वेरी गुड, शाबाश। तरक्की में है आप, इसका मतलब 273.16 एग्जैक्ट इतना है। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को करते समय सिर्फ इतना कहते हैं, 273 केल्विन। 0.16 को इग्नोर कर देते हैं, 0.16 को क्या कर लेते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, 273 केल्विन। सुनो मेरी बात को ध्यान से, जिस टेम्परेचर पर ये पिघलेगा उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु। या फिर एक और वर्ड यूज किया जाता है, ये वर्ड किसके लिए आएगा? फ्यूजन के लिए। फ्यूजन है ये वर्ड। फ्यूजन वर्ड का मतलब भी यही होगा, जब कोई सॉलिड चीज
लिक्विड फॉर्म में मेल्ट हो जाए, जब कोई सॉलिड चीज लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, तब हम क्या कहते हैं उसे, फ्यूजन, स्लंगन या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आइए 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 ध्यान सुनना मेरी बात को, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा भाई। देखो ध्यान से, ये एक सॉलिड चीज है। फिर से अभी तक तो सर आपने बोला कि ये क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है ये सॉलिड चीज, ठोस चीज डायरेक्टली गैस में चली जाए, हाँ या ना? क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये सीधा गैस बन जाए, लिक्विड में कन्वर्ट ही ना हो? ऐसा भी संभव है इस दुनिया में? है? बोलो बोलो, ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा संभव है कि हम डायरेक्टली सॉलिड से गैस बना दें, लिक्विड में जाए ही ना? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जाम्पल दो जरा। हाँ, सब्लिमेशन, आंसर सही है आपका। एग्जाम्पल, कौन सी चीज इस दुनिया की जो सीधा सॉलिड से सीधा कन्वर्ट गैस में हो जाएगी? कैम्फर, कपूर देखा है? कपूर, वो सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। ऐसी, जब कोई हिंदी मीडियम वाले लिखो कॉपी पे, जब कोई ठोस वस्तु सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, जब कोई ठोस वस्तु सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, उस स्थिति को, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, भाई हिंदी मीडियम आपके लिए बड़े खतरनाक खतरनाक वर्ड है मेरे पास। ऊर्ध्वपातन, जब एक सॉलिड बिना लिक्विड स्टेज को टच किए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, दैट थिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। वही ऐसा भी होता है, गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? डायरेक्टली सॉलिड में, तब भी केस का नाम क्या होगा? सब्लिमेशन। यानी एक स्टेज को बिल्कुल खत्म ही कर दिया, एक स्टेट को, मतलब एक स्टेट तक दूसरी पहुंचती ही नहीं है। चलिए, ये तो पढ़ा सर हमने सॉलिड के केस में कि क्या होता है टेम्परेचर अगर बढ़ता है। अच्छा, जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, लिक्विड में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं क्या होगा? लिक्विड को अगर आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लिक्विड में, क्या होगा? लिक्विड के फॉर्म में बताओ, मतलब लिक्विड के लिए बताओ। अब द्रवों के आधार पर बताओ कि अगर हम किसी द्रवों का तापमान बढ़ाते चले तो क्या होगा? द्रवों का तापमान यदि बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? बताओ। समझते नहीं है बात को। जब आपने सॉलिड को क्या किया, हीटअप किया, मॉलिक्यूल्स दूर हुए, दूर हुए किस फॉर्म में आ गए? लिक्विड में। मतलब टेम्परेचर जब दिया जाता है, उनकी बॉन्डिंग क्या होती है? जिस ताकत से उन्होंने जकड़ा होता है वो ताकत छूटना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब एक लिक्विड है, उससे मैंने क्या किया? हीटअप किया, हीटअप किया, हीटअप किया, हीटअप किया, तो जो अंदर के एटम्स, मॉलिक्यूल्स हैं, वो दूर 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 होते चल जाएंगे, यानी एक्सपेंड हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएंगे? एक्सपेंड हो जाएंगे, विस्तारित हो जाएंगे। तो लिख लो, लिक्विड के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड एक्सटेंड होता है। लिक्विड क्या होता है? एक्सपेंड, एक्सटेंड की एक्सपेंड, एक्सपेंड लिखो। लिक्विड क्या होता है? एक्सपेंड होता है, विस्तारित होता है। भाई ज्यादा एरिया लेगा, खुल जाएगा वो। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? दूसरा, मुझे एक बात बताओ, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं डेंसिटी पे क्या असर पड़ता है? अब कुछ बोलेंगे सर ये डेंसिटी कहाँ कहाँ से वर्ड ला रहे हो, ये साइंस है, इसमें वर्ड आएंगे ऐसे ऐसे। घनत्व पे क्या असर पड़ेगा? डेंसिटी से, टेम्परेचर के बढ़ने से किसी वस्तु की डेंसिटी पे क्या असर होगा? घनत्व पे क्या असर होगा? हाँ, वेपर्स भी बनेंगे, आपकी बात ठीक है, बस मैं अभी पहले पहुंचा हूं एक्सपेंड पर, उसे वेपर भी बनाएंगे आगे। ठीक है, रुक जाओ, पहले मुझे बताओ डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ता है? घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगी? ये कहते हैं कि घटेगी। इनका कहना है कि जो घनापन है
टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है नहीं। क्यों घटेगा? सॉलिड जो पहले जकड़ा हुआ था, टेम्परेचर के पहले डेंस था, टेम्परेचर के बढ़ने पर खुल गया, घनत्व तो क्या हो गया, कम। लिक्विड जो पहले चिपका हुआ था, अपने में जकड़ा हुआ था, टेम्परेचर देने पर क्या हो गया, दूर, घनत्व तो कम हो गया, घनापन कम हो गया। ठीक है, आइए अगली बात देखने की कोशिश करते हैं। लॉजिकली सोचो, देखो मैं यहाँ पे कोई जादू नहीं सिखा रहा, ना मैं जादू कर रहा हूं। मैंने आपके सामने एटम भी बनाए कि भी ऐसे दिखते हैं एटम, आपने खुद नोट भी करो, आप समझ भी रहे हो। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि कोई अनाड़ी व्यक्ति भी अगर लेक्चर देखे तो वो बोले कि हाँ हमारी समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है कुछ हो रहा है क्लास में। ऐसे पढ़ा रहा हूं मैं आपको अभी। मैं अगर बात करूं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक और बात हो रही थी कि लिक्विड पर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, पहली बात एक्सपेंड होगा, फैलेगा, फैलने के बाद अगर आप और भी ना रुके तो ये क्या हो जाएगा, बॉइल करना शुरू कर जाएगा। जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर ये उबलना शुरू कर देगा उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है उसे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। ठीक है, ओके। मानो आप अभी भी नहीं माने, अभी भी गर्म करते गए करते गए करते गए करते गए, फिर क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका भाप बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस का नाम सुना है? आप कपड़े धोते हो सुबह, आप कपड़े धोते हो, कपड़े धोए आपने, छत पे डाल दिए, आपके कपड़े कैसे सूखे, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन कह सकते हैं, वेपराइजेशन से ज्यादा अच्छा वर्ड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का अर्थ होता है टेम्परेचर के बढ़ने पर जब किसी चीज के अंदर से पानी की मात्रा उठनी शुरू हो जाए, निकलनी शुरू हो जाए। गर्मियों के समय में घड़े के अंदर पानी क्यों रखा जाता है, वो घड़े का पानी ठंडा कैसे हुआ, इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि देखो सर, बाहर से जब हीटअप आएगी, हीट बजेगी, अंदर क्या है उसमें, छोटे 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 उसमें क्या है, छिद्र हैं। जैसे उसमें हीटअप आएगी या कुछ भी हीट वाली चीज आएगी, अंदर से वो जो पानी बाहर को निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। और जैसे इवेपोरेशन होती जाएगी, मतलब वो पानी बाहर से निकल जाएगा, चीज पीछे से क्या होती चली जाएगी, ठंडी 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 होती चली जाएगी। बात को समझा करो, पेपर में ऐसे सवाल पूछते हैं आज की डेट में। आजकल नहीं रहा आती साइंस की भी, हाँ चलो रट्टा मारते हैं मिल करके, चारों 3-4 दोस्त मिलकर के, और हमारा पेपर निकल जाए। दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये बोल क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है, कंसेप्ट क्या है, अंदर घुसो कंसेप्ट के, तब यह की बात समझ में, अन्यथा तो तुक्केबाजी तो बहुत है पेपर के अंदर। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तापमान का क्या प्रभाव पड़ रहा है। मुझे बताओ गैस में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी बताओ, गैस में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, गैस में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर गैस के केस में बढ़ाएं तो क्या होगा, तो आपको मैं सीधी भाषा में समझा देता हूं। गैस के केस में ये दूर दूर होंगे, गैस के केस में ये दूर दूर होंगे, और मान लीजिए ये किसी एक सिलेंडर में है, सिलेंडर छोड़ो एक वेसल के अंदर रखे हुए हैं। आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इनको मिलना शुरू हो जाएगा, ये आपस में टकराना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, टकराना शुरू कर देंगे, आपस में भी टकराएंगे, दीवारों पे भी क्या करेंगे, टकराना शुरू कर देंगे। जैसे ही टकराना शुरू करेंगे, आपस में टकराएंगे, इधर उधर बजेंगे, कुछ तो हीट एनर्जी में, मतलब कुछ हीट एनर्जी निकलेगी, वो लॉस में हो जाएगी। कुछ कुछ जो ये टकराएंगे इसकी वजह से अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अरे जोर जोर से हमला कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसको ऐसे लो, मान लीजिए एक छोटा सा, मान लीजिए आपने 4 बच्चे रखे हैं दरवाजे के बाहर खड़े, और उनको बोला कि भाई आपने क्या करना है, ऐसे नॉक नॉक करना, ज्यादा धक्का देना, तो वो करेंगे नॉक नॉक। 4 आदमी हैं, नॉक नॉक कर रहे हैं, दरवाजा खुलेगा, आप बोलेंगे सर नहीं खुलेगा। अब मैंने बोला कि भाई एक काम करो, आप एक काम करो, छोड़ो, इस पे जोर लगाओ जरा। 4 आदमी जब जोर लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ा के नहीं बढ़ा, आप बोलेंगे हाँ जी सर बढ़ गया। तो बस वही केस है, जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा प्रेशर बढ़ जाएगा वॉल्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, चारों वॉल्स के ऊपर, और उस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता
है। ये है गैस का कंसेप्ट, ये है गैस का कंसेप्ट। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की दुनिया इतनी ही थी। अब इस दुनिया से बाहर आ जाइए। पहले ये बताइए कि जिस दुनिया में मैं आपको ले गया था, यहाँ की दुनिया की बातें समझ में आई या नहीं? आई यहाँ तक बातें समझ में? चलिए चलिए, शाबाश। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सबकी समझ में आ रही होंगी बातें। अच्छा, मैं एलपीजी से एक सवाल आपको करवाना भूल गया, वो भी लिख लो, वो भी पेपर में आया हुआ है। देखो सुन लो, एलपीजी का एक सवाल था, मैं भूल गया पढ़ाना उस टाइम। एलपीजी जो है, जो एलपीजी गैस है, इस एलपीजी गैस से कोई भी स्मेल नहीं होती। आप जान के आज हैरान होंगे, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। इसके अंदर से फिर जब हम लगाते हैं, जब लीक होती है तो क्या होता है? रोटन एग, सड़े हुए अंडे की एक की तरह से क्या आती है? स्मेल आती है। मेरा सवाल आपसे ये है, जब इसमें शुरू में ही स्मेल नहीं थी तो क्या स्मेल डाली गई है या क्या हुआ है? अगर डाली गई है तो क्या केमिकल था, कौन सी गैस थी जिसने इसके अंदर ये स्मेल डाल दी? ये सवाल पेपर का आया हुआ है। बताओ इसके अंदर ये स्मेल कहां से आई, किस गैस की वजह से आई? बताओ। मैंने आपको बोला था, क्लास भले ही धीरे धीरे होगी लेकिन चीजें इसमें ऐसी होगी, मिलेगी आपको। हो ऐड किया, ये बात आपकी सही है, मैं मान गया ऐड किया। क्या ऐड किया है? मैंने बोला था ना, क्लास स्लो जरूर होगी लेकिन कंसेप्ट इसमें इतने होंगे जो नहीं आते होंगे फास्ट बच्चे को भी। बताओ क्या चीज ऐड की होगी इसमें? अब ये सवाल फंसता है पेपर के अंदर, और पेपर में क्या मानना पड़ेगा? तुक्का। इथाइल मरकैप्टेन, लिख लो, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन एक गैस है जो इसमें स्मेल डालने के लिए डाली जाती है। क्यों? अरे भाई अगर स्मेल ही नहीं होगी तो लीक हो जाएंगे, इंसान मर जाएंगे। आपको जब आप खाना बनाते हैं, जब किचन में जाते हैं, गैस लीक तो स्मेल आती कि नहीं आती है? आप बोलेंगे हाँ जी सर आती है, इसकी वजह से आती है। अगर हम स्मेल ना डालते तो आपको तो पता ही लगना था। आप गैस लीक हो रही है, आप जला देते और खत्म सब कुछ। तो इसीलिए आपकी सेफ्टी के लिए इथाइल मरकैप्टेन को इसके अंदर डाला जाता है ताकि इससे स्मेल आए और आपको पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। भोपाल गैस ट्रेजेडी का भी यही हिस्सा है। ठीक है, सब जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में? हाँ जी जानते हैं। चलिए, मर कैप्टेन बोला था फिर, सच में आपने आंसर वेरी गुड। भी कुछ है बच्चे बड़े ब्रिलियंट जो आंसर दे रहे हैं मेरे क्वेश्चन का साथ साथ। तो मुझे लगता है आज कितना हो गया समय? 5:04। लगाओगे आगे कि नहीं लगाओगे? कितना टाइम एक बार कंफर्म करो। आगे लगाना चाहोगे या यही रोक दूं? फिजिकल क्लासिफिकेशन हुई भाई आज, कंटिन्यू करें? केमिस्ट्री पढ़ा रहे भाई हम, अगर आप शुरू से आए होते तो आपको दिख जाता। हमने केमिस्ट्री की पूरी डेफिनेशन पढ़ी, बिल्कुल जीरो से शुरू किया। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, कंटिन्यू करते, थोड़ा सा और करवा लेते हैं। बच्चों को इंटरेस्ट है भाई समझने के लिए, खुश हैं तो ठीक है, आपकी खुशी को आगे बढ़ाते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सब पढ़ लिया, आओ केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन राइट डाउन, इसमें लिखेंगे आप रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में क्या था? एक तरफ था सर प्योर सब्सटेंस, एक तरफ था मिक्सचर। तो मैं सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहा हूं? प्योर सब्सटेंस। तो पहले मैं इस कैटेगरी को डिस्कस कर लेता हूं, शुद्ध पदार्थ या शुद्ध वस्तु या शुद्ध पदार्थ। शुद्ध वस्तु या शुद्ध पदार्थ। अब सर ये क्या होता है? बिल्कुल आसान है।
जब किसी सब्सटेंस में, जब किसी वस्तु के अंदर एक ही प्रकार के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जब किसी सब्सटेंस में सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लिखे या क्या लिखे, केमिकल नेचर लिखो आप, ज्यादा बढ़िया, नेचर कैसा हो, सेम हो, तभी क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ। जब किसी वस्तु में एक ही प्रकार के कण होते हैं और उनका रासायनिक नेचर भी सेम हो, तभी वो पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। कुछ बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं कैसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बोला गोल्ड, जैसे मैंने आपको क्या बोला, गोल्ड, सोना। मुझे ये बताओ, ये जो सोना है, शुद्ध सोने की बात कर रहा हूं मैं, जो ये शुद्ध सोना है, इसमें जो पार्टिकल्स है किससे बना है, एटम से बना है सर। अगर इसके अंदर हर एक एटम सेम टू सेम है, सेम टाइप का है और नेचर भी सेम है, तब जाकर के क्या बनेगा, प्योर सब्सटेंस। दूसरा, अगर इसमें कुछ बाहर से और ऐड कर दिया या इसमें मिल गया, तो ये शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी से कहां भाग जाएगा, मिक्सचर की कैटेगरी के अंदर। कितने लोगों को बात समझ में आई कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कितने लोगों को समझ में आई यह बात। एक ही प्रकार के कण जिनकी प्रॉपर्टीज या जिनका केमिकल नेचर क्या होता है, सेम होता है। एग्जांपल, सोना चांदी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है आपका, ठीक है, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है। कॉपर है, सेम टाइप का जिसमें है। आ गया प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस को आगे हम फिर से क्लासिफाई कर देते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक होता था आपका एलिमेंट, एक होता था कंपाउंड। इसी की कैटेगरी में अब अगला लिखो, एलिमेंट, तत्व। अगला लिखो, प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है एलिमेंट, तत्व, एलिमेंट या तत्व, ठीक है। एलिमेंट में क्या होगा, एलिमेंट में क्या होगा, एलिमेंट में ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही प्रकार के कण इसके अंदर होंगे, एक ही प्रकार के कण इसके अंदर होंगे। तो सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ये भी तो यही हुआ प्योर सब्सटेंस की। देखो, प्योर सब्सटेंस के अंदर मैंने एक वर्ड लिखा था, केमिकली भी क्या होने चाहिए, सेम। क्या मैंने यहाँ पे केमिकली लिखा, नहीं, क्योंकि ये जो है ये पहले ही एक ही टाइप के वाला होगा, ठीक है। और इस केस के अंदर क्या होगा, केमिकली भी सेम होना चाहिए, केमिकली भी सेम होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी सब्सटेंस को निकालते हैं जमीन से या कुछ भी उसको शुद्ध करते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर एलिमेंट कहते हैं कि एक ही टाइप का होना चाहिए, लेकिन एक ही टाइप का तो होना चाहिए यहाँ पर भी, लेकिन प्रॉपर्टीज सबकी सेम होनी चाहिए। हो सकता है बीच में प्रॉपर्टीज अगर डिफर करनी शुरू हो जाए किसी भी एलिमेंट, शुद्ध पदार्थ में, अगर थोड़ी प्रॉपर्टी डिफरेंट, थोड़े एटम जो प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करें, उस केस में वो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। केमिकली भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम एक ही टाइप का पार्टिकल दिखना चाहिए सभी के अंदर, ठीक है। ज्यादा टेंशन में ना जाइए, आराम से चीजों को समझिए, क्योंकि ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ये चीजें बस आसान है, समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसका एग्जांपल सोडियम, इसका एग्जांपल क्या है, सोडियम। अब मुझे खुद बताओ, सोडियम में हर चीज सोडियम की होगी कि नहीं होगी, आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। सोडियम में हर चीज है सोडियम की, हर चीज है सोडियम की, ओके। अगर मैं इसके साथ Cl जोड़ दूं, तब तो सर आपने इसको क्या कर दिया, दूसरा कोई और इसके साथ जोड़ दिया, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये फिर कंपाउंड है। तो एक ही टाइप का जो होगा वो होगा एलिमेंट। तो सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, इस टाइप का, ओके। अगली कैटेगरी है इसकी। चलिए, ये समझ में आ गया आपके, ये समझ में आ गया, मुझे बताना ये समझ में आ गया। अच्छा खुद बताओ, ये जो एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे, इसके लिए हमने क्या बनाया हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सब क्या होते हैं,
लिखे गए होते हैं कि भी कौन सा एलिमेंट कहाँ है, कैसे कैसे होता है, वो आप जानते होंगे। उस चैप्टर की बात होगी बाद में, अभी नहीं करेंगे उसकी बात अभी नहीं करी जाएगी। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं हम दूसरा। हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो अकेले नहीं रहते। ये जो सोडियम है ये तो अकेला भी रह जाएगा Na, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये अकेले नहीं रहते। तो फिर क्या करते हैं सर, ये अपने लिए साथी ढूंढते हैं। ये अपने क्या ढूंढते हैं, साथी। इसीलिए हाइड्रोजन कैसे में रहता है, H2 में रहने की कोशिश करता है। ये किस में रहने की कोशिश करता है, N2, या फिर इसके पास कोई और आ जाए। क्या करते हैं, मतलब ये अकेले रहने में विश्वास नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते सर विश्वास, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ये एलिमेंट होता है, जो एटम होता है, बता ही देता हूँ यार, इसमें कई बातें आ रही है बीच के अंदर। ये एटम का चैप्टर है जो अभी बता रहा हूँ। देखो, ये है हाइड्रोजन, ये है न्यूक्लियस। इसमें जो पहला कमरा है इसको बोलते हैं शेल। अब ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, इसको बोलते हैं शेल। इस पहले शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 8, फिर 8, 16, 16, 32, 32 करके। अब मुझे खुद बताओ, इसके इसके पास कितने कमरे खाली हैं, 2, और यहां पर दूसरा तो खाली है। अब ये एक काम करेगा, या तो ये एक काम करे कि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और उसके साथ मिल जाए, एक तो कर सकता है ये ऐसा काम। दूसरा ये ऐसा कर सकता है कि दूसरा क्या यही करेगा, ये यही काम है इसके लिए, और कुछ नहीं करेगा। मतलब अपने कमरे को पूरा करने के लिए ये दूसरे हाइड्रोजन को ढूंढेगा, दूसरे हाइड्रोजन को ढूंढेगा। अगर दूसरे हाइड्रोजन को नहीं ढूंढ रहा तो फिर ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा जिसमें क्या कमी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे ये मिल गए, ये तो हो गए कंप्लीट, क्योंकि मिल गए, दो पूरे, दो इसके पूरे हो गए, दो इसके पूरे हो गए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे मान लो ऐसे है, 2 है इसमें अंदर, ठीक है, फिर कितने आते हैं, 8, कितने हो गए, 4, 5, 6, 7। अब ये हाइड्रोजन खुद भाग जाएगा इस तरफ। क्यों भागेगा, क्योंकि इसको एक चाहिए, क्योंकि इसने बाहर कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 8। अरे कमरे होते हैं ये एक प्रकार के, अभी एटम्स मॉलिक्यूल में बताऊंगा ध्यान से। ये हाइड्रोजन भागेगा इसकी तरफ। क्यों भागेगा, क्योंकि ये इसकी तरफ जाएगा तो ये भी पूरा हो जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, यानी ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये आपस में क्या होने की कोशिश करेंगे, मिक्स। क्योंकि हर एक एलिमेंट, सुन लो कान खोल के, हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल करने की कोशिश करता है, अपने को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इसी स्थिर करने की कोशिश में केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस होती जाती हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये एलिमेंट आपस में बार बार जुड़ते 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 चले जाएंगे। तभी NaCl बनेगा, H2O बनेगा, KOH बनेगा, C3COOH बनेगा, कई प्रकार के आपके क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे। सबको समझ में आ रही है केमिस्ट्री की दुनिया का ये कंसेप्ट, जिसको समझ में आ गया उसकी समझ में केमिस्ट्री आ जाएगी। क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने आप को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरा करने की होड़ में वो दूसरे के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है, दूसरे के साथ मिल जाता है और एक नए चीज को जन्म देता है। और जो नया एलिमेंट, जो नया आपका कंपाउंड बनेगा, वो किसी नई प्रॉपर्टी को दर्शाएगा। इसीलिए दो एलिमेंट को जोड़ करके, ठीक है, दो सॉल्यूशन को जोड़ करके कोई नई चीज का निर्माण किया जाता है। यही है केमिस्ट्री, मेन केमिस्ट्री तो यही है जो अभी बता रहा हूं। आपस में लेन देन का जो इनका काम है ये चलता ही रहेगा इनके बीच में। हाँ, तो वही बता रहा था मैं आपको। अब जिसको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इट मीन उसने 10वीं भी ढंग से नहीं पढ़ी है, अगर ये भी समझ में नहीं आया हो। पूरी कहानी थी ये केमिस्ट्री की, यही कहानी है, मेन कहानी केमिस्ट्री की यही है, आगे जो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी हमारे पास होते हैं जो मॉलिक्यूल में रहते हैं। अब सर एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस हुआ, देखो, अगर कोई अपना अकेले में है, ये अकेला है, ये एटम है, अगर ये आगे चल के दूसरे के साथ मिल गया तो बन गया मॉलिक्यूल। ये एटम है, अकेला है, ये आगे किसी और के साथ मिल गया या अपने मतलब आगे और मिल गया तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, मॉलिक्यूल में। जैसे ये हाइड्रोजन का है,
ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? वे अकेला रहना इसलिए दुर्लभ काम है, मुश्किल काम है। क्यों? ये अनस्टेबल है, ये नहीं रह सकता अकेला, ये चाहता है कि एक साथ कितने हो जाएं, दो, तभी रह पाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, ऐसा अकेला एटम है, ऐसे जब मिल गए तो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल। ऐसे बन के क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हम आज यहीं पर रह जाएंगे, नहीं तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, हम आज यहीं पर रह जाएंगे और बच्चे बोलेंगे कि सर क्या हो रहा है क्लास के अंदर आज। ठीक है, दो एलिमेंट जब आपस में मिल जाते हैं, सुन लो बात को, जैसे मान लो दो तत्व आपस में मिल गए, तो इन दो तत्वों को आप अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दो तत्वों को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। लिख लो, फिजिकल मेथड के जरिए, फिजिकल मेथड के जरिए आप इन्हें अलग किए कर सकते हैं, भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा आप इन्हें अलग भी कर सकते हैं। अच्छा सर सच में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से फिजिकल मेथड से कर सकते हैं सर? एक तो हो सकता है हैंड पिकिंग, अगर छोटे मोटे दो एलिमेंट मिल गए हो तो हाथ से इधर उधर उठा के कर दिया, इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग, हाथ से उठाना। दूसरा क्या हुआ, अगर मान लो दोनों मिल चुके हैं, घुल गए हैं, एक बड़ा आकार का एक छोटे आकार का, छननी में छान दो, छोटे आकार वाला नीचे आ जाएगा, छान के हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है सर, फिल्ट्रेशन भी एक तरीका है, फिल्टर कर लो तब भी निकल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। डिस्टिलेशन मेथड का प्रयोग करो तब भी हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन का प्रयोग करो तब भी हो जाएगा। मैं इन मेथड को डिस्कस नहीं करने वाला, इसकी उम्मीद मत करो, मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जस्ट बोल रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं उसको डिस्कस करने लग गया तो ये क्लास केमिस्ट्री की हो चुकी है, प्योर केमिस्ट्री, +1 +2 की केमिस्ट्री होगी, फिर ये इससे मैं अंदर नहीं जाऊंगा। फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट किया जा सकता है। राइट डाउन कंपाउंड, राइट डाउन कंपाउंड। अब इस एलिमेंट में क्या आता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, वो हमारे बाद का पार्ट है। मैं पहले क्लासिफिकेशन को पूरा कर लेता हूं। अब लिखो कंपाउंड यौगिक, अब लिखो कंपाउंड यौगिक। अब ये जो मिलने की होड़ थी, जो मैंने अभी यहां समझाई थी, इस मिलने की होड़ में कुछ होगा। देखो क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा एटम, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, यौगिक। यहां पर कंडीशन ये है, ये किस मिलने चाहिए, डेफिनेट रेशियो में, डेफिनेट रेशियो मिलने चाहिए, एक फिक्स अनुपात में मिलने चाहिए। कैसे सर, कैसे, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। देखो ये हुआ H2O, ये क्या है, यौगिक। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखना, इस H में, इस पूरे के पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो जब भी कभी भी कंपाउंड बनेगा, पानी ये बना ना, पानी कभी ऐसा नहीं बनेगा H10O, बन जाएगा पानी H10O? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसने खुद ही कह दिया कि भी देखना रेशो सबका सेम रखना। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का रेशो कितना आया सर, हाइड्रोजन बन गया 2, ऑक्सीजन बन गया 1, तो 2 हिस्से लेने पड़ेंगे हाइड्रोजन के, 1 हिस्सा लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का, तब बनेगा पानी, अगर पानी बनाना चाहते हो। ठीक है, पानी बनाना चाहते हो तब ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेट रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो दो या दो से अधिक एटम्स को जब हम जोड़ते हैं या एलिमेंट्स को हम जोड़ते हैं तब जाकर के हमारे पास कंपाउंड बनता है। ठीक है, कंपाउंड बनता है, ध्यान रहे। यही कंपाउंड कई बार लिक्विड में भी बनता है। यही कंपाउंड कैसे बनेगा, लिक्विड में बनेगा। यही चीज आपके कई बार सॉलिड में तो कम होते हैं, लेकिन लिक्विड में ज्यादा बनते हैं ऐसे कंपाउंड। ठीक है, लिक्विड में ये ऐसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, आइए अगली बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या हम इन्हें अलग कर सकते हैं? हाँ, अगर हमें कंपाउंड्स को अलग करना, जैसे मान हमने दो को जोड़ दिया, हम चाहते हैं कि अलग करें, हो जाएगा केमिकल मेथड के जरिए।
केमिकल मेथड्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट या अलग अलग करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर। इसमें जब हम इसे सेपरेट कर रहे होते हैं, सुनो कान खोल के जो बता रहा हूं, इसमें जब हम केमिकल मेथड से इसे सेपरेट कर रहे होते हैं ना, तो मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हमारे केमिस्ट्री की दुनिया में बनेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। मैक्सिमम जो यौगिक होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के कारण बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है। अब ध्यान रहे, जब कभी भी हम किसी भी फ्लेम को, किसी भी अब फ्लेम को क्या बोलते हैं, समझ गए, फ्लेम ज्वाला, मतलब वो फ्लेम, समझ गए इतना ध्यान देंगे। जब हम कोई फ्लेम को किसी एक्सपेरिमेंट में नजदीक ले जाएंगे, मान लो उसके गैस के नजदीक जा रहे किसी, तो मुझे ये बताओ, एक पॉप नाम की ध्वनि, पॉप साउंड आती है, कमेंट करो किस गैस के कारण आती है। एक्सपेरिमेंट में फ्लेम को गैस के पास ले जाया जाता है, वो पॉप साउंड करता है, किस गैस के कारण? ये पेपर में पूछा है सवाल भाई, जो पॉप साउंड आता है ये किस वजह से आता है? जो पॉप साउंड आता है किस गैस की वजह से आता है? नहीं पता? बता दो। हाइड्रोजन गैस की वजह से आता है। जो पॉप साउंड है ये किस वजह से आएगा? ये आता है हाइड्रोजन गैस की वजह से। लिख लो इस साउंड को, पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस के कारण आती है। ठीक है, पॉप ध्वनि हाइड्रोजन के कारण आती है। यही कंपाउंड आगे दो कैटेगरी में बढ़ जाएंगे, कार्बन के कंपाउंड और दूसरे अन्य कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड एंड नॉन कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड एंड नॉन कार्बन कंपाउंड। सारे बच्चे भाग गए मेरे को लगता है क्लास से, अब स्टूडेंट ज्यादा नहीं बच रहे हैं। 5 22 समय भी हो गया है, क्योंकि अगला टॉपिक आगे बढ़ेगा, और क्योंकि मैंने कराना है अब आपको यहाँ से आगे मिक्सचर, उसे कल करवाते हैं। एक काम कर लेना, आप तो हैं आप तो हैं, समय भी हो गया कि मैं अगला टॉपिक उठाऊंगा, वो टाइम खाएगा। इतना कर लो तैयार, ठीक है, इतना जितना मैंने करवाया इतना कर लो आप तैयार। तो कल हम जब मिलेंगे, कल जब हम मिलेंगे, ध्यान सुनना मेरी बात को, पहले मिक्सचर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और सीधा हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक हमारा शुरू हो जाएगा मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। और इसी चैप्टर में मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा, मेटलॉइड्स आएंगे, और आपकी जो गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारा मामला इसके अंदर आएगा। आप यूं समझो लगभग पीरियडिक टेबल इसमें कवर हो जाएगा आपका, लगभग सारा पीरियडिक टेबल। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तभी मैंने बोला कि खतरनाक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ही बार में उठा दूंगा, मैक्सिमम चीजें कवर कर दूंगा एक ही टॉपिक में। ठीक है, फिर छोटे मोटे टॉपिक बचेंगे वो तो फिर आपको पता है हो जाते हैं, लेकिन मेन है कि हमें पहले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मुझे ये बताओ, क्या आपको लगा कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं? लगा स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं? लगा तो होगा भाई, क्योंकि वैसे ही पढ़ाया गया है यहाँ पे, बिल्कुल एक एक बात। मैंने स्कूल की यादें ताजा कर दी होगी आपकी अभी। चलिए ठीक है, देखो ऐसा है, पढ़ाने को मैं फास्ट, वैसे मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ फास्ट। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आज तक आए हैं मैंने ऐसे ही पढ़ाया, मेरे को ऐसा ही पढ़ाना आता है, मुझे फास्ट पढ़ाना नहीं आता, ना मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब आप इसको चाहे मेरा कमी बोलो, इसको चाहे मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलो, कुछ ही बोलो, मैं फास्ट नहीं पढ़ाता, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ धीरे धीरे। ठीक है, ये है मेरा, यही है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का। कल मुलाकात करेंगे, इसे कवर कर देना है ना। जय हिंद, जय भारत।